नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल। मतदान संपन्न, देर शाम तक आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक। कल नीति आयोग की 7वीं बैठक की करेंगे अध्यक्षता। राज्यपाल रमेश बैस रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग के सहायक प्राध्यापकों को 12 अगस्त को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। और धनबाद में सीबीआई की विशेष अदालत ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और अब समाचार विस्तार से। देश के 14वें उपराष्ट्रपति के लिए मतदान संपन्न हो गया। देर शाम तक नतीजे आने की संभावना जताई गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह शामिल थे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, निर्मला सीतारामन, नितिन गडकरी, डॉ एस जयशंकर, पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और डीएमके नेता त्रिरुचि शिवा ने भी वोट डाला। तृणमूल कांग्रेस ने मतदान में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सभी मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि भारत इस वर्ष 15 अगस्त को आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। सरकार आजादी का अमृत महोत्सव एक जन उत्सव के रूप में आयोजित कर रही है। इस अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के शासी परिषद की 7वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दोनों बैठकों में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं श्री सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। सियासी हलकों में हेमंत के दिल्ली दौरे को झारखंड मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के क्रम में कांग्रेस के वरीय नेताओं से भी मिलेंगे। राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होने वाली इस बैठक में देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। वहीं बैठक कल सुबह 9:45 पर शुरू होगी, जो शाम के 4:30 बजे तक चलेगी। झारखंड में हो रहे कोयला उत्पादन के द्वारा मिले लाभ से बीते 2 वर्षों में राज्य को लगभग 19,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यह जानकारी केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में दी। रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड में कोयला उत्पादन और इससे हुए मुनाफे और राज्य को दिए जा रहे लाभ से संबंधित सवाल लोकसभा में पूछा था। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमएईटी, स्टेट जीएसटी मुआवजा, उपकर, कोयले पर उपकर, राज्य बिक्री कर सहित अन्य निधियों को जोड़कर झारखंड राज्य को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 8,654 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10,339 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इधर राज्य सरकार की विद्युत उत्पादक कंपनी टीबीएनएल को सीसीएल ने कोयला आपूर्ति बंद कर दी है। इससे टीबीएनएल के ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन से कभी भी बिजली उत्पादन ठप हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में हुई भारी वर्षा की वजह से टीबीएनएल को शुक्रवार से कोयले की आपूर्ति नहीं की गई है। इसके कारण राज्य में एक बार फिर बिजली संकट गहरा सकता है। पूरे राज्य में प्रतिदिन लगभग 1600 से 1800 मेगावाट बिजली की मांग रहती है। और बेंगलुरु से लौटकर पश्चिम सिंहभूम के मझगांव प्रखंड के अपने गांव आए 3 लोगों में मंकी पॉक्स के लक्षण पाए गए हैं। इसकी सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनका सैंपल कलेक्ट किया। सिविल सर्जन डॉक्टर जूझर मांझी ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह चिकन पॉक्स का मामला प्रतीत होता है, लेकिन जांच के बाद ही उसे कंफर्म किया जा सकता है। डॉक्टर मांझी ने कहा कि मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRnews_रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। झारखंड सरकार की ओर से 12 अगस्त को जनजातीय सहायक प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। राज्यपाल रमेश बैस प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची विश्वविद्यालय के सिंडिकेट की बैठक में शनिवार को यह निर्णय लिया गया। मुंडारी भाषा के सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का मामला सिंडिकेट की बैठक में उठाया गया। वहीं 18 पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा पर सिंडिकेट की बैठक में मुहर लगी। विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। बैठक में यह तय किया गया कि 13 अगस्त को मुंडारी भाषा के प्राध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 12 अगस्त से विश्वविद्यालय में साइबर पाठ्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। इधर धनबाद सीबीआई की विशेष अदालत ने न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड के दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 28 जुलाई को धनबाद की सीबीआई कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था। फैसले की सुनवाई में दिल्ली के विशेष अभियोजक अमित जिंदल ने दलीलें पेश करते हुए कहा कि न्यायाधीश जैसे विशिष्ट पद पर बैठे व्यक्ति की हत्या रेयर ऑफ द रेयरेस्ट प्रकृति के अपराध की श्रेणी में आता है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने दोनों मुजरिमों राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा को धारा 302 में ताउम्र कैद एवं 20-20 हजार रुपए का जुर्माना, धारा 201 के तहत 7 वर्ष की कैद एवं 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं मृतक के परिजनों ने इस मामले में न्यायपालिका द्वारा किए गए फैसले से असंतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि दोनों दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी। इसमें जजमेंट आया, न्यायपालिका ने अपना पद आजीवन कारावास दिया है कि डेथ जब तक उनकी मौत नहीं तो रिमिशन का उनका जो है प्रोविजन को खत्म कर दिया कि जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक जेल में रहेंगे। लेकिन ठीक है, न्यायपालिका का अपना मंतव्य है, लेकिन इन लोगों को तो जो कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे परिवार में तो क्षति हुआ है, वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन ये न्यायपालिका पर हमला है और इससे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता कुमार बेमलंदु ने कोर्ट से दोषियों के कम उम्र का हवाला देते हुए रियायत की मांग की। उनकी ध्वनि और मंत्रों से गुंजायमान है बाबा नगरी देवघर। 14 जुलाई से 12 अगस्त के बीच आयोजित राजकीय श्रावणी मेला 2022 में झारखंड सरकार ने सुरक्षा और स्वच्छता के विशेष प्रबंध किए हैं। जोहार, हर हर महादेव। बाबा बैद्यनाथ नगरी में श्रावणी मेला में सभी श्रद्धालुओं का झारखंड सरकार की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। यह बाबा नगरी की महिमा है कि झारखंड के अलावा यहाँ पर देश और राज्य के विभिन्न जगहों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा की असीम कृपा आप पर बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो, ये हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जोहार, हर हर महादेव। न रहे मन में कोई भी दुविधा, बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में जलार्पण और दर्शन के लिए मिलेगी हर संभव सुविधा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्र ध्वज तिरंगा। आइए
आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। इधर पाकुड़ में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर देश की शान तिरंगा फहरेगा। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा संचालित सखी मंडल से जुड़ी महिलाओं ने साइकिल रैली, पैदल यात्रा के जरिए शहरी और ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाया। सखी दीदियां लोगों से आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाने की अपील की। वहीं आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला में हर घर तिरंगा जागरूकता अभियान का आयोजन साहिबगंज के कॉलेजों में एनसीसी और एनएसएस के माध्यम से किया गया। इस अभियान में सैकड़ों छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने कॉलेज परिसर से शहीद चौक तक तिरंगा लेकर नारा लगाते हुए शहर के लोगों के बीच जागरूकता फैलाया। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कला संस्कृति एवं फिल्म विभाग के चेयरमैन भानु प्रताप बड़ाई की अध्यक्षता में आज रांची स्थित कांग्रेस भवन में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस संगठन की मजबूती, 9 से 14 अगस्त पदयात्रा कार्यक्रम की सफलता, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित करने एवं झारखंड की कला संस्कृति को संवारने और कलाकारों के उत्थान पर विचार विमर्श किया गया। लातेहार जिले के 2 स्कूलों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। लातेहार जिले के 2 सरकारी स्कूलों का चयन राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए किया गया है। एडीपीओ अनूप एम करकेट्टा ने बताया कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव निर्मल कुमार झा ने जिले के नामित 36 विद्यालयों का निरीक्षण किया था, जिसके बाद चंदवा प्रखंड के राजकीय बालक मध्य विद्यालय चंदवा एवं बरवाडी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय हौरीलोंग का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर जारी 26 विद्यालयों की सूची में लातेहार जिले के 2 विद्यालयों का नाम शामिल किया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना एवं यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा विद्यालयों की ग्रेडिंग में भी कुछ काफी सुधार हुआ है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। गुमला में उपायुक्त सुशांत गौरव सहित अन्य पदाधिकारियों ने मतदाताओं को निर्वाचन के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि अब सभी मतदाताओं को ईपी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। मतदाता अब आधार कार्ड की सहायता से भी अपना वोट सुरक्षित रूप से दे सकेंगे, जिसके उपलक्ष्य में सभी को जागरूक करने हेतु जागरूकता रथ को प्रत्येक प्रखंड के लिए रवाना किया जा रहा है। इधर डीआरडीए सभागार में गोड्डा उपायुक्त संजय सिन्हा के द्वारा डीआरडीए के द्वारा संचालित योजनाओं, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सहित कई कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में मनरेगा योजना अंतर्गत योजनाओं का जियो टैग स्थिति को देखते हुए निर्देश दिया गया कि अगली बैठक से पूर्व जियो टैग से संबंधित लंबित कार्यों को समाप्त कर लिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने कहा कि जितने भी लाभुकों का आवास स्वीकृत हुआ है उन सभी लाभुकों को अविलंब मानव दिवस देकर भुगतान कर दिया जाए। और साहिबगंज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज बाढ़ और सूखा के मद्देनजर पूर्व तैयारियों को लेकर आपदा एवं प्रबंधन से संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने हालिया दिनों में गंगा नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी से संबंधित चर्चा की। उन्होंने संबंधित प्राधिकारी को पूर्व तैयारियों का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने मंगलहाट में कटाव की स्थिति की जानकारी लेने का निर्देश दिया। इधर छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिले को पर्यटन स्थल नेतरहाट से जोड़ने वाली स्टेट हाईवे जो गुमला जिले के डुमरी और जारी प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरती है, उसे अब राष्ट्रीय राजमार्ग 143B का दर्जा दिया जा रहा है। डुमरी प्रखंड मुख्यालय से कुरुंद मोड़ तक लगभग 24 किलोमीटर लंबी सड़क की चौड़ाई अब राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग से 7 मीटर कराई जाएगी, जिससे न केवल आवागमन सुगम होगा बल्कि उस क्षेत्र में प्रगति के नए नए अवसर उपलब्ध होंगे। यह राष्ट्रीय राजमार्ग झारखंड का प्रमुख तीर्थ स्थल टांगीनाथ धाम तक पहुंचने में भी पर्यटकों को सुविधा प्रदान करेगी।
लातेहार डाल्टनगंज NH 39 पर एम्बुलेंस और ट्रक में आमने सामने टक्कर होने से एम्बुलेंस पर सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल एम्बुलेंस पर सवार होकर एक ही परिवार के साथ डाल्टनगंज से राकेश कुमार सिंह का इलाज कराने जा रहे थे। इसी बीच उक्त घटना घटी। वहीं रास्ते से गुजर रहे पलामू के पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने मनिका अस्पताल पहुंचकर सभी घायलों का हालचाल जाना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति पद के लिए आज हुआ मतदान। सबसे पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल। देर शाम तक आएंगे नतीजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल होने वाली नीति आयोग की 7वीं बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। राज्यपाल रमेश बैस रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग के सहायक प्राध्यापकों को 12 अगस्त को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। और धनबाद में CBI की विशेष अदालत ने जज उत्तम आनंद हत्याकांड के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।